सामीन हाजरीन, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैरियत होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे अपनों के साथ, अपनों के पास। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी यही है कि आप अपनों के पास रहिए, खुशियां यही मिलेंगी। बहरहाल दोस्तों, कहते हैं कि खुशियां हमारे अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं। छोटी छोटी सी बातों में खुशियां हैं। आप किसी की मदद कर दीजिए, जो खुशी आपको हासिल होगी उसका बयान मुश्किल है। आप किसी भटके हुए को राह दिखा दीजिए, तो जो खुशी आपको हासिल होगी उसका बयान मुश्किल है। आप किसी ज़ईफ औरत को, किसी कमजोर औरत को या किसी कमजोर मर्द को सड़क पार करा दीजिए, क्योंकि आजकल ट्रैफिक बहुत होता है, आपको अंदाजा है। बड़े बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो जो खुशी आपको हासिल होगी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और ये खुशी न सिर्फ हमारे दिल को मुनव्वर करती है, बल्कि हमारे चेहरे से भी आया होती है। और यही वो खुशी होती है जो कहती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। और अच्छा इंसान वही होता है जो हमेशा दूसरों के काम आता है। दूसरों के काम आइए। देखिए, ये दुनिया है, जब हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वापस बॉल हमारे पास ही आती है। तो ये फलसफा है कि जो चीज़ हम देते हैं किसी को, वही हमें वापस मिलती है। वक्त हो, मशवरा हो, मोहब्बत हो या नफरत। अब ये फैसला आपका है कि आप क्या देना चाहते हैं और क्या लेना चाहते हैं। फिलहाल तो सभी आप मुझे इशारा कर रही हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाऊं, क्योंकि उन्हें भी बोलने का मौका चाहिए। तो मौजूद हैं, जरा उनकी गुफ्तगू सुनिए। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं इशारा नहीं करने वाली थी आपको, बल्कि मैं बहुत गौर से सुन रही थी, क्योंकि बातें बड़ी अच्छी आप बता रहे थे। एक दूसरे के काम आना और एक दूसरे की मदद करना वाकई हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे के सहारे से ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तमाम सुनने वालों को और आपको भी मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बताइए सामीन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और सेहत के साथ घरों में। बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, यहाँ पर बात चल रही थी कि मदद और एक दूसरे का ताउन किस हद तक ज़रूरी होता है। अब जैसे यहाँ प्रोग्राम में मदद करने के लिए या कहिए कि साथ देने के लिए मैं भी मौजूद रहती हूँ। हमारी पूरी टीम की मेहनत होती है और एक दूसरे के ताउन से ये प्रोग्राम हम आप तक लेकर आते हैं। और फिर आप सब का ताउन भी हमें मिलता है जब आप हमारे प्रोग्राम से मुतालिक अपने कमेंट्स भेजते हैं। तो इसी तरह से एक दूसरे के साथ हमें ताउन करते रहना चाहिए। खैर, और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। यहाँ पर डॉक्टर फातिमा खान हमारे साथ हैं, जो बताएंगी कि हम हमारे बच्चों को किस तरह से तैयार कर सकते हैं कि वो अपना ख्याल कैसे रखें। आज के दौर में, ख़ास तौर पर आज के पस मंज़र में, हाथ धोने का तरीक़ा कैसे हो और किस वो जो टिप्स हैं, एक आम इंसान की नज़र से देखा जाए या हम बताएं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट बताता है तो बात अलग हो जाती है। इसके अलावा भी बच्चों को आप ख़ुद भी बताते रहिए कि उन्हें मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, मास्क किस तरह से पहने। अच्छे अच्छे से मास्क उनके लिए रखिए तैयार करके, घर में भी बनाए जा सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर फातिमा को सुनिए कि वो क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फातिमा खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और साथ ही में सेक्रेटरी हॉस्पिटल इन्फेक्शन सोसाइटी इंडिया, अलीगढ़ चैप्टर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एयर वर्ल्ड सर्विसेज ऑल इंडिया रेडियो, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से रूबरू हूँ और अपने ख्यालात जाहिर करूँ रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडमिक मतलब एक ऐसी वबाई बीमारी जो दुनिया के कई मुल्कों में फैल जाती है। और हम सबको मालूम है कि कोविड-19 एक पैंडमिक डिक्लेयर किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में ये डर है, ये खौफ है, और हम सब ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। हमारी सरकार ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हमें इस बीमारी से बचाने के लिए, और एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन उनमें से था लॉकडाउन। और चाहकर या बिना चाहकर भी हमने उसको फॉलो किया। लेकिन जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि उस लॉकडाउन में बहुत सारी ढीलें दी हैं सरकार ने, तो अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सिटीज़न होने के नाते, कि हम उस लॉकडाउन को अभी भी फॉलो करें। हम घरों से ना निकलें जब तक कि ज़रूरी ना हो, और अगर निकलना मजबूरी हो तो हम सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके निकलें। तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं? जैसे कि जब हम घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले तो हमें मास्क लगाना है। मास्क लगाने का मतलब सिर्फ उसे लगाना नहीं होता है, उसे ठीक से लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो हमें मास्क लगाने से पहले हाथ धोने हैं,
फिर उसको अच्छे से एडजस्ट करना है और हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारी नाक और मुंह हमेशा उससे ढका रहे। अगर नाक और मुंह नहीं ढका, मास्क नाक के नीचे या मुंह के नीचे है, तो उससे ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मास्क को लगाइए और एक एडजस्ट करने के बाद उसे बार बार टच नहीं करिए, उसे छूना नहीं है। ये नहीं कि अब उसे ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं या उसे कभी हटा रहे हैं, कभी लगा रहे हैं। उसे एक बार लगाकर छोड़ दीजिए जब तक कि आप घर वापस नहीं आए। और घर वापस आने के बाद जब आपको उसे उतारना है तो उससे पहले आपको हाथ धोने हैं। हाथ धोए बिना मास्क को नहीं उतारेंगे, क्योंकि अगर हमने हाथ नहीं धोए तो जितने भी हम जरासीम हाथों पर लेके आए हैं, उन्हीं हाथों से जब हम मास्क को उतारेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे चेहरे को, हमारे हाथ से छुलता है चेहरा, और फिर हम अपने आप को इन्फेक्ट करते हैं। तो जितना इम्पॉर्टेंट मास्क लगाना है, उतना ही, बल्कि मैं कहूँगी उससे और 10 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हाथ धोना। हमें मास्क लगाना है, हमें हाथ धोना है। हाथों को धोना इम्पॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं। हम सबको अब आदत हो गई है बार बार हाथ धोने की। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जानना चाहिए कि हमें हाथ किस तरह धोना है, कितनी देर तक धोना है। तो हमें हाथ कम से कम 20 सेकंड्स तक और इस तरह से धोना है कि हमारे हाथों के सारे सर्फेसेस, जितने भी एरिया हैं, वो सब कवर हो जाएं। 20 सेकंड हम कैसे टाइम करेंगे? उसके लिए हम हैप्पी बर्थडे सॉन्ग जो हम बच्चों के लिए गाते हैं, वही हैप्पी बर्थडे सॉन्ग अपने दिल में गाना है। जब तक कि वो गाना चल रहा है तब तक समझ लीजिए कि 20 सेकंड हो रहे हैं। तो इस गाने को दिल में गाते रहिए और जो स्टेप्स मैं अब आपको बताऊंगी वो फॉलो करने हैं हमें, जिससे कि पूरा हाथ कवर हो जाए। सबसे पहले आपने सैनिटाइज़र लिया, 2 पफ। आप साबुन और पानी से भी कर सकते हैं, अगर साबुन और पानी नहीं है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 पफ लेने के बाद पाम टू पाम, यानी कि आगे की तरफ एक, फिर उसके बाद बैक ऑफ पाम। ये चीज़ हमें कलाई तक लेके आनी है थोड़ा, हर स्टेप को 5 बार करना है। फिर पाम टू पाम अगेन, जिसमें फिंगर्स एक दूसरे के अंदर मिलनी चाहिए। देन मुट्ठी, फिर उसके बाद नाखून और साथ ही में अंगूठा। हर स्टेप को 5 बार करा, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते रहे, तो हमारे 20 सेकंड्स हो गए और हमारे हाथों के सारे सर्फेसेस कवर हो गए। इस तरह से हमें हाथ धोने हैं, हमें मास्क लगाना है, हमें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो करने हैं। हमें खांसना या छींकना है तो हम अपने बाजू में खांसेंगे, छींकेंगे। हमें अपने बाजू में खांसना छींकना है, या फिर अगर हथेली में या टिश्यू पेपर लेके छींकेंगे तो उसके बाद फिर हमें फ़ौरन हाथ धोने हैं। दूसरी चीज़, हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी शॉप पर जा रहे हैं ज़रूरी सामान लेने के लिए, वहाँ भीड़ है, तो हम थोड़ी देर इंतज़ार करें, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि वो जल्दीबाजी आगे के लिए हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। यही छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिससे कि हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, और एक दूसरे को जितनी हमें नॉलेज मिले एक दूसरे को बताते रहें। मगर हाँ, जो गलत इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी अफवाहें उठती हैं, उनसे अपने आप को बचा के रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने आप को और अपनी इस मुल्क को इस बीमारी से इंशाल्लाह निजात दिलाएंगे। हमने बहुत सारी बीमारियों को से जंग जीती है और हम इससे भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जंग जीतेंगे, और वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह। लीजिए साहिबो, डॉक्टर की सलाह भी होगी और यकीनन बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बता दिया है कि बच्चे किस तरह से हाथ धोएं और हम अपने बच्चों को किस तरह बताएं कि वो हाथ धोने की आदत डालें और सही तरीका क्या है। बहरहाल हम आपके जहन को साफ सुथरा रखना चाहते हैं और यही एक मिसाल है कि जब जहन साफ सुथरा होता है तो माशरा भी खूबसूरत और मुस्बत सोच वाला होता है। सबसे अहम काम है कि जहन में मुस्बत सोच रखना। अगर आप मुस्बत हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं, अगर आप मुस्बत हैं तो बड़े से बड़े मसले हल कर सकते हैं। लेकिन जहां जरा सी निगेटिविटी आई, जहां जरा सी आप सोच मनफी हुई, वहां छोटे से छोटा मसला भी बड़ा हो जाता है। सोच को मुस्बत रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है शायरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नूर हसन नूर साहब, जो दरस व तदरीस से वाबस्ता है लेकिन शायरी का शगफ भी रखते हैं। पेश खिदमत है कलाम शायर। आज के हमारे शायर हैं जनाब नूर हसन नूर। का मतलब समाप्त फरमाएं। जो अधूरी है उसे आज मुकम्मल कर दूं, जो अधूरी है उसे आज मुकम्मल कर दूं, जो अधूरी
है उसे आज मुकम्मल कर दूं, जिंदगी को मैं तेरी प्यार से अजमल कर दूं, जिंदगी को मैं तेरी प्यार से अजमल कर दूं, जो अधूरी है उसे प्यार, जो अधूरी है उसे आज मुकम्मल कर दूं, जो अधूरी है। और मेरे मोहसिन तेरी राहों में बिछा कर पलके, मेरे मोहसिन तेरी, मेरे मोहसिन तेरी राहों में बिछा कर पलके, कितनी पुरखार हो चाहे उन्हें मखमल कर दूं, कितनी पुरखार हो चाहे उन्हें मखमल कर दूं, जिंदगी को मैं तेरी और बेखुदी में ए सनम मारे मुनक्काश की तरह, बेखुदी में सनम मारे मुनक्काश की तरह, जिस्म से तेरे लिपट कर तुझे संदल कर दूं, जिस्म से तेरे लिपट कर तुझे संदल कर दूं, जो अधूरी है उसे आज मुकम्मल कर दूं, जो अधूरी है। और जाने क्यों रहते हो ठहरे हुए पानी की तरह, जाने क्यों रहते हो ठहरे हुए पानी की तरह, जाने क्यों रहते हो ठहरे हुए पानी की तरह, तुझको छू कर मैं तेरे जिस्म में हलचल कर दूं, तुझको छू कर मैं तेरे जिस्म में हलचल कर दूं, तुझको छू कर जिंदगी को मैं तेरी प्यार से अजमल कर दूं, जो अधूरी है। और मक्ता की समाअत फरमाइए कि नूर की तरह मैं आँखों में बसा कर तुझको, नूर की तरह, नूर की तरह मैं आँखों में बसा कर तुझको, मेरे हमदम मैं तुझे प्यार में अकमल कर दूं, मेरे हमदम मैं तुझे हुस्न में अकमल कर दूं, जो अधूरी है उसे आज मुकम्मल कर दूं, जो अधूरी है उसे आज मुकम्मल कर दूं, जिंदगी को मैं तेरी प्यार से अजमल
कर दूं जिंदगी को मैं तेरी। दोस्तों, कहानी सुनना सुनाना हर किसी का शौक रहा है। एक ज़माना था कि जब शहनशाही दौर हुआ करती थी, बादशाह सलामत नींद लाने के लिए कहानियाँ सुना करते थे, यानी सोने के लिए कहानियाँ सुना करते थे। बड़ी तवील कहानियाँ होती थी, कई कई दिन चला करती थी। फिर दौर बदला, बच्चों ने कहानियाँ सुननी शुरू की और बच्चों की कहानियों में चांद, सितारे, नानी दादी सुनाया करती थी कि चांद में बुढ़िया रहती है, सितारे इस तरह से चलते हैं, ताकि वो उनके साथ साथ उनकी मालूमात में भी इजाफे का सबब बनती थी। वो तमाम कहानियाँ जो उस वक्त सुनाई जाती थी दादी और नानी के ज़रिए, वो न सिर्फ तफरी का सामान होती थी बल्कि किसी न किसी तरह से उनकी तरबियत का भी वो अंजाम देती थी, यानी उनकी तरबियत को भी अंजाम देती थी, उनकी तरबियत का काम भी करती थी। आज हमारे साथ एक ऐसी कहानी लेकर मौजूद हैं मोहतरमा मुमताज़ नियाज़ी साहिबा मुंबई से। आइए सुने उनकी कहानी में क्या बात है, क्या तरगीब वो बच्चों को देना चाहती हैं। पेश खिदमत है मुमताज़ नियाज़ी साहिबा कहानी के साथ। आदाब, मैं मुमताज़ नियाज़ी आपके सामने एक कहानी पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है हिस्सेदार। पहला मंजर, आफाक दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। मम्मी मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ लिखना है। मेरे स्कूल में मुकाबला है जिसमें मुझे अपने घर के मुतालिक कोई ख़ास वाक़या या किस्सा लिखना है। माँ हैरान रह गई। अरे बेटा, मगर तुम क्या लिखोगे? आफाक, क्यों, मुझे याद है मम्मा, जब अब्बू की नौकरी चली गई थी, मामू जान ने हमें राशन भर दिया था, तुम कितनी खुश हो गई थी। हाँ माँ, मैं वही वाक़या लिखूँगा और मोबाइल से हमारी टीचर को भेजना है। दूसरा मंजर, दूसरी तरफ रेशम अपनी दीदी को बता रही थी कि दीदी, मुझे आज तुम पर एक किस्सा लिखना है। जब चांद रात को तुमने मेरी ज़िद पर अपनी नई कमीज़ काट कर 2 घंटे में मेरे लिए मुर्गी वाला फ्रॉक सिया था दीदी, मुझे याद है। सच दीदी, आप महान हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हो। तीसरा मंजर, भैया प्लीज़ मेरी इस्लाह कर दीजिए ना। क्या बात है अरीबा, आखिर ऐसा क्या लिख लिया तुमने इसमें तुम्हें मेरी इस्लाह की ज़रूरत पेश आ रही है? भैया, मैंने वो वाक़या लिखा है जहाँ आपने मेरी दवा लाने के लिए अपना गला तोड़ दिया था। ओह अरीबा, तुम इतना सोच लेती हो, मुझे तुम पर फ़ख्र है मेरी बहन। नहीं भैया, आप ही तो हैं जो हमें सही राह बताते हैं, गलत सही का फ़र्क बताते हैं, कुर्बानी और इसार सिखाते हैं। अलमास बाजी ने अल्ताफ़ सर को फ़ोन पर पूछा। क्या हुआ सर? हमारे वो कहानी किस्सा मुकाबले का? अल्ताफ़ सर ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया। अरे बाजी, सारे असातिज़ा ने बच्चों के मोबाइल पर मैसेज भेजा था और हमें गैर मामूली रिस्पांस मिला है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आप लोगों ने लॉकडाउन में रहकर भी बहुत मेहनत की है। बाजी, कुल 45 कहानियाँ मौसूल हुई बच्चों से और बच्चों ने खुद पर बीते हुए वाक़यात लिखे हैं। बहुत खूब अल्ताफ़ सर, अब मेरी बात गौर से सुनिए। हर टीचर से कहना है उन बच्चों में जो बहुत करीब मुस्तहिक आदार बच्चे हैं उनको मुंतखब कीजिए और उनकी कहानी को 2-2 हज़ार रुपये का इनाम दीजिए। अलमास बाजी ने अल्ताफ़ सर को समझाते हुए कहा। लेकिन बाजी, अगर उनकी कहानी इनाम के लायक नहीं हुई तो? अल्ताफ़ सर ने बहुत तजज्जुब के साथ पूछा। तब भी कोई बात नहीं, उनको इनाम में ये रकम में लिख दे दीजिए और बकिया तमाम शरीक तलबा को 200-200 रुपये इनाम दीजिए और ये सारी रकम आप मुझसे ले लीजिए। अल्ताफ़ सर ने एक बार फिर मुताजिब होकर पूछा, लेकिन ऐसा क्यों बाजी? अलमास मिस ने जवाब दिया। देखिए सर, छोटे बच्चे भी बहुत गैरतमंद होते हैं, वो अक्सर अपने घरेलू हालात नहीं बताते। हम उनको रुपए देकर मदद करते हैं तो उन्हें लगता है उन्हें भीख दी जा रही है। इसलिए जब ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी कहानी के एवज़ इनाम में रुपए मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे और उनके वालिदैन भी खुशी खुशी रुपए लेंगे। वाह बाजी वाह, मान गए आपको। गरीब बच्चों की मदद का क्या ज़बरदस्त तरीक़ा निकाला है आपने। अल्ताफ़ सर की आवाज़ में बहुत जोश और मसरत था। बाजी, ये रकम इनाम की आप अकेले नहीं देंगी, हम सारे टीचर्स मिलकर देंगे। इस तरह से मुस्तहिक बच्चों की मदद भी होंगी, उनमें लिखने का शौक़ भी पैदा होगा। बहुत खूब। जी हाँ अल्ताफ़ सर, अलमास बाजी संजीदा हो गई। हमारी खुशहाल ज़िंदगी के हिस्सेदार हमारे मासूम नन्हे तलबा भी तो हैं, हमें उनके तय ईमानदार रहना चाहिए। ये है तो हम हैं सर। जी बाजी, समझ गया मैं। अल्ताफ़ सर एक बार फिर जोशीले लहजे में बोले। वाकई गरीब तलबा की मदद करने का एक नादिर तरीका है ये, उनको बताए बगैर उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करना, हर शरीक तलबा को इनाम देना, सचमुच उनकी खुशियों में शरीक होना,
इस हिस्सेदारी में तो बहुत मज़ा है, इत्मीनान है। अब हर माह हम ये मुकाबले करवाएंगे। अल्ताफ़ सर ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया। अलमास बाजी के चेहरे पर एक सुकून, होठों पर मुस्कुराहट और आंखें नम थीं। मेरे मौला, तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे इन बच्चों की खुशियों का हिस्सेदार बनाया। शुक्रिया। यकीनन दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। हालांकि बच्चों के लिए थी कहानी, लेकिन कहानी तो बड़ों को भी पसंद आती है, क्योंकि जब बच्चों के साथ साथ बड़े कहानी सुनते हैं तो कुछ न कुछ करने का, यानी अच्छा करने का मन उनका भी होता है। और फिलहाल तो एक खूबसूरत नगमा लेकर हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब ताहिर कुरैशी साहब। हालांकि दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं, जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, लोगों को सहाफ़ी बनाते हैं, लेकिन खुद गाने का शौक भी रखते हैं। तो पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज़ में उनका गाया हुआ ये नगमा। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों बसा कर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सहमी सहमी ये निगाहें, ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा। आ मेरी जान तमन्ना तेरा सिंगार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं।
जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। तो साहब, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के जरिए। मैं हूं सबीहा और एक बार फिर से तमाम सुनने वालों का इस्तकबाल हमारे आज के प्रोग्राम में। अच्छा तो बहुत लगता है सामीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे बातें हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात ये कि आप सबकी खैरियत मिल जाती है। लेकिन ये मुलाकात इतनी छोटी सी होती है कि दिल नहीं भरता। बस ये कहिए कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवियास रहता हूँ, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। मुलाकात तो हो जाती है, बातें भी हो जाती हैं, एक तिश्नगी सी रहती है, इसलिए ज़रा सी उदासी होती है कि भाई बड़ी लंबी मुलाकातें कब होंगी। खैर, वो दिन भी ज़रूर आएगा। देखिए, जिस तरह से कुदरत के जो मौसम है वो बदलते रहते हैं, अलग अलग रुतें आती रहती हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी अलग अलग मौसम होते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में। लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है, बस तो चलती रहनी चाहिए। जो इंसान हालात के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है वो कभी भी ज़िंदगी में हारता नहीं है और कभी भी वो मायूस भी नहीं होता है, क्योंकि कुदरत ने इंसान की शख्सियत कुछ ऐसी बनाई है कि वो इंतहाई नामुसाइद हालात में भी अपने आप को ढाल लेता है। और यही इंसान की सबसे बड़ी खूबी है जो उसको फातेह बनाती है, मुश्किलों से लड़ने का हुनर देती है। अब देखिए, अगर हम बात करें बदलने की मौसमों के, तो अब हमारा जो सच्ची वाला मतलब नेचुरल जो सीज़न है वो बदल रहा है मौसम। हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में जो हमें और आपको काम करना होता है वो होता है कि अब गर्मी वाले कपड़े, गर्मी के इस्तेमाल की चीज़ें वाइंड अप हो जाएंगी सब, और सर्दी के कपड़े, सर्दी के इस्तेमाल की चीज़ें निकालनी होंगी। और ऐसे में एक जो बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना सामीन, सच्ची में, कि जब अब कपड़े निकालेंगे ना हम सर्दी के, तो एक अजब सी उसमें बू होती है, गंध होती है बसी हुई, बल्कि सीधा कहेंगे एक अलग तरह की बदबू सी उन कपड़ों में, सीलन ज़दा, जैसे फंगस लगे हुए कपड़े हो जाते हैं बाज़ औक़ात। और लाइट कलर के हैं अगर, तो इतनी एहतियात से रखने के बावजूद भी उनमें कुछ ना कुछ दाग धब्बे आपको ज़रूर नज़र आते हैं, कभी कभी कीड़े भी आ जाते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम इसी ज़िम्न में बात करें कि कैसे हम अपने कपड़ों को बचा के रख सकते हैं। तो इस बार जब आप अब गर्मी वाले कपड़े बहुत एहतियात के साथ रखेंगे ना, चाहे वो आप संदूक में रखें, लकड़ी की अलमारी में रखें, मेटल की अलमारी में रखें, तो आप सबसे पहले ये कीजिएगा कि कपूर जो होता है, काफूर जिसे हम कहते हैं, उसकी कुछ टैबलेट्स को पानी में घोल लीजिएगा और उस घोल से, यानी काफूर वाले पानी से, एक टॉवल लेके उससे अलमारियां या संदूक को बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल कोने कोने तक साफ़ कर दीजिएगा। इवन अलमारी में कुछ दराज़ें हैं अगर, तो उन्हें भी अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिएगा और फिर अलमारी या संदूक को काफ़ी देर तक खुला छोड़ दीजिएगा, जिससे कि वो पूरी तरह से खुश्क हो जाए। उसके बाद फिर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो स्मेल जो बस जाती है, बदबू सी जो आ जाती है, वो नहीं होगी, दाग धब्बे भी नहीं होंगे, कीड़े भी नहीं आएंगे। इसके बाद दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि जब हम अपने सामान रखें, कपड़े रखें, अपने ड्रेसेस रखें, तो प्लास्टिक बैग्स में उनको अच्छी तरह से लपेट दें। तो इसमें क्या होगा कि एक तो बदबू से भी महफूज रहेंगे वो, और दूसरे ये कि कई बार लकड़ी का एक वो जो रखा हुआ है बहुत दिनों तक कोई भी सामान, तो जो नमी होती है तो वो एक अलग तरह का रिएक्शन सा होने लगता है, जिससे वो दाग जो होते हैं लकड़ी से हमारे कपड़ों पर आने लगते हैं, तो वो भी नहीं आएंगे। वो प्लास्टिक में जो आपके कपड़े हैं वो बहुत अच्छी तरह से महफूज रहेंगे। अब आप चाहे उसे मेटल की अलमारी में रखें या फिर कपड़े की वो लकड़ी की अलमारी में रखे जाएं। अच्छा, एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि आप इसको प्लास्टिक बैग के साथ, अगर आप प्लास्टिक बैग में नहीं रखना चाहते तो आप अखबार में भी लपेट के रख सकते हैं, क्योंकि अखबार का जो कागज़ होता है वो भी नमी को सोख लेता है, तो वो कपड़े जो हैं आपके उससे महफूज रहेंगे, फंगस कपड़ों तक नहीं पहुंचेगा। एक चीज़ और भी करनी होगी कि कम से कम 15 दिन में आप इन अलमारियों को ताज़ी हवा देते रहा कीजिए, यानी थोड़ी देर के लिए खोल दिया कीजिए, जिससे लगातार बंद रहने से भी एक अलग तरह की सीलन ज़दा सी हो जाती हैं वो कपड़े,
अलमारियाँ वो उससे महफूज रहेंगे, उन्हें ताज़ी हवा मिलती रहेगी तो वो बदबू नहीं आएगी। और अगर मुमकिन हो आपके लिए थोड़ा सा, तो फिर वो अपने रखे हुए जो प्लास्टिक बैग्स या जो आपने न्यूज़पेपर में लपेट के रखे कपड़े, उन्हें कभी कभी आप धूप में भी दिखा दिया कीजिए, धूप दिखा दिया कीजिए, यानी धूप में रख दिया कीजिए, तो आपके कपड़े बिल्कुल अच्छे निकलेंगे जब आप अगले सीज़न में उन्हें निकालेंगे अपनी अलमारियों से। बदबू रोकने के लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि नेपथलीन की गोलियां आती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ ये जैसे होते हैं ना कि फ्रेशनर्स जो होते हैं फैब्रिक के लिए, कपड़ों के फ्रेशनर भी होते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवेंडर आप ले सकते हैं, या फिर अगर ये नहीं लेना चाहते तो एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि बेकिंग सोडा पानी में मिला लीजिए, तो ये भी एक तरह का कपड़ों का फ्रेशनर बन जाता है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके कपड़े जो हैं वो फंगस से महफूज रहेंगे और उनमें बदबू भी नहीं आएगी। एक चीज़ ये भी की जा सकती है कि रुई की मदद से कोई अच्छा सा जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हो, तो वो आप अपनी अलमारी के हर कोने में वो रुई जो है परफ्यूम में डुबोकर, वो रुई का छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो आप अपनी अलमारियों के कोनों में रख सकते हैं। परफ्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसकी वजह से इसके आसपास कीड़े भी नहीं आएंगे और अलमारी में बदबू भी पैदा नहीं होगी। इसके साथ ही साथ ये भी कर सकते हैं हम कि दरवाज़ों को सिलिका जेल से हम साफ़ करें, तो इससे अलमारियां जो हैं खुश्क रहेंगी आपकी, उसमें नमी पैदा नहीं होगी और आपके कपड़ों में वो नमी नहीं जाएगी, तो ना तो बदबू आएगी, ना ही वो सीलन ज़दा से महसूस होंगे, ना ही उनमें दाग धब्बे लगेंगे। तो ये टिप्स आजमाइएगा। अरे वक्त हो गया है जनाब कि अब आपसे इजाज़त ले ली जाए आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की, तो कुछ और बातें होंगी आइंदा प्रोग्राम में। आप सब लोग खुश रहें, सेफ रहें, अपना ख्याल रखें। मुझे यानी सबीहा को दें अपनी पूरी टीम के साथ आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त। खुदा हाफिज़।